तो सबसे पहले हम हीट कैपेसिटी क्या होती है उसको देखते हैं। एक सब्सटेंस की टेम्परेचर को यदि हम 8 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाते हैं या इसकी टेम्परेचर को 1 केल्विन तक बढ़ाते हैं तो उसको जो हीट रिक्वायर होती है ना, दैट इज हीट कैपेसिटी। अब हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है उसको देखते हैं। तो स्पेसिफिक का मतलब जब हम सब्सटेंस की क्वांटिटी को फिक्स कर देते हैं। यदि हम सब्सटेंस 1 किलोग्राम या फिर 1 मोल सब्सटेंस लेते हैं तो जो हीट कैपेसिटी होती है उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सो 1 किलोग्राम या फिर 1 मोल सब्सटेंस की टेम्परेचर को 1 केल्विन या फिर 8 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए जो हीट रिक्वायर होती है उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, ये कितने टाइप्स की हो सकती है? ये 2 टाइप्स की हो सकती है, सीपी और सीवी। सीपी का मतलब जब हम कांस्टेंट प्रेशर की बात करते हैं और सीवी का मतलब जब हम कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करते हैं। ठीक है, जब हम थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं या फिर गैस की बात करते हैं तो वहाँ पर प्रेशर और वॉल्यूम दोनों चेंज हो सकते हैं या फिर हम कांस्टेंट कर सकते हैं। तो वहाँ पर हम सीपी और सीवी दोनों की बात करते हैं। लेकिन जब हम सॉलिड की बात करते हैं ना तो वहाँ पर क्या होता है, वॉल्यूम फिक्स होता है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो होती है वो सीवी की बात करते हैं जनरली हम यहाँ पर। ठीक है, तो वो कांस्टेंट वॉल्यूम की वजह से यहाँ पर हम जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है वो सीवी की बात करेंगे, सीपी की बात नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम सीवी भी 2 टाइप्स के हो सकते हैं क्योंकि हमारे क्या होता है, सॉलिड होता है। सॉलिड में क्या होते हैं, एटम्स होते हैं, साथ में वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, अटैच इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। तो एटम के साथ साथ इलेक्ट्रॉन को भी क्या होती है, हीट रिक्वायर होती है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 टाइप्स की हीट पढ़ेंगे हम। एक तो सीवी ड्यू टू दी लैटिस या फिर एटम, सीवी ड्यू टू दी इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इन दोनों की कॉम्बिनेशन से जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आती है उसको हम सीवी बोलेंगे। ठीक है, तो सॉलिड के अंदर जो सीवी होता है वो लैटिस और इलेक्ट्रॉन 2 की कॉम्बिनेशन से मिलकर बना होता है। देखो सॉलिड के अंदर क्या होते हैं, एटम्स होते हैं। तो एटम को भी हीट रिक्वायर होगी 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए। और वहाँ पर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। ठीक है, बाउंडेड भी होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, तो उनको भी टेम्परेचर की रिक्वायर होती है। तो यहाँ पर जो सीवी होता है वो लैटिस और इलेक्ट्रॉन दोनों की कॉम्बिनेशन से मिलकर बना होता है। तो हम यहाँ पर दोनों की बात करते हैं। देखो यहाँ पर हम थ्योरी पढ़ते हैं, लैटिस की वजह से जो स्पेसिफिक हीट होता है वो किस तरह से टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। इलेक्ट्रॉन की वजह से जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है वो टेम्परेचर से किस तरह से डिपेंड करती है वो। तो इन दोनों की थ्योरी दी गई है और टेम्परेचर किस तरह से डिपेंड करता है उसको यहाँ पर थ्योरेटिकली भी बताया गया है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो लैटिस स्पेसिफिक हीट जो होती है इसकी जो थ्योरी दी गई थी, क्लासिकल और क्वांटम। क्लासिकल थ्योरी दी थी डिलॉन्ग पेटिट ने और क्वांटम थ्योरी दी थी आइंस्टीन और डिवाइन ने। ठीक है, यहाँ पर कुछ थ्योरी सक्सेसफुल रही है, कुछ फेल रही है, तो उनकी रीजंस पे देखेंगे और हम इनकी जो सक्सेसफुल रही है उसको डिटेल में देखेंगे। देखो जो इलेक्ट्रॉन की वजह से स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है उसको भी 2 लोगों ने दिया था। क्लासिकल थ्योरी दी थी ड्यूड ने और क्वांटम थ्योरी दी थी सोमरफील्ड ने। तो सोमरफील्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी हम देखने वाले हैं। तो लैटिस स्पेसिफिक हीट की जो क्लासिकल थ्योरी दी थी वो दी थी डिलॉन्ग पेटिट ने। उनके अकॉर्डिंग जो लैटिस की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है वो कांस्टेंट होती है। 1 मोल के लिए कितनी होती है, 3R होती है। तो कैसे निकाला उसको देखते हैं। तो स्पेसिफिक हीट कैसे निकालते हैं, स्पेसिफिक हीट होती है डेली बाय डेल्टी। तो सबसे पहले हमें सिस्टम की एनर्जी चाहिए होगी, तो हम क्या करेंगे, पहले सिस्टम को कंसीडर करेंगे। तो डिलॉन्ग पेटिट ने जो एटम्स है उसको ऑसिलेटर कंसीडर किया। ऑसिलेटर की क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, सो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के अकॉर्डिंग काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ kT इक्विपार्टीशन लॉ से, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, हाफ kT। यदि हम एवरेज एनर्जी की बात करेंगे तो कितनी होगी, kT। और यदि हम 3D में बात करेंगे तो एवरेज एनर्जी होगी 3 kT। ठीक है, यहाँ से हमने एवरेज एनर्जी निकालनी। स्पेसिफिक हीट क्या होगी, डेली बाई डेल्टी, तो कितनी रहेगी 3 kT, 3 k। ठीक है, यदि हम 1 मोल की बात करते हैं तो स्पेसिफिक हीट कितनी हो जाएगी, 3R। इसलिए हमने वहां पर डिलॉन्ग पेटिट ने क्या बताया था कि स्पेसिफिक हीट क्या होती है, कांस्टेंट होती है। सो डिलॉन्ग पेटिट की जो थ्योरी है वो हाई टेम्परेचर पर तो वैलिड होती है। क्या होती है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। और कितनी बताई थी उन्होंने, 3R बताई थी। लेकिन एट लो टेम्परेचर ये वैलिड नहीं होती है क्योंकि एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट को ये मैच नहीं करती है। तो हमें एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट याद रखने हैं, यही इंपॉर्टेंट है। देखो एट हाई टेम्परेचर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो होती है वो कांस्टेंट होती है और कितनी होती है, 3R होती है। लेकिन एट लो टेम्परेचर यदि हम बात करते हैं T=0 केल्विन, तब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। और कैसे डिपेंड करती है, यदि हम मेटल की बात करते हैं या फिर हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं
तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज प्रोपोर्शनल टू टी। और यदि हम इंसिनरेटर की बात करते हैं या फिर हम एटम की बात करते हैं, लैटिस की बात करते हैं, तब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है इज प्रोपोर्शनल टू टी क्यूब। ठीक है, तो दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है। लैटिस के लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है टी क्यूब, और यदि हम इलेक्ट्रॉन की स्पेसिफिक हीट की बात करते हैं तब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है इज प्रोपोर्शनल टू टी। ठीक है, और एट हाई टेम्परेचर या फिर हम रूम टेम्परेचर पे बात करते हैं तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कांस्टेंट रहती है। ये हमारे एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट था, और ये कौन सी थ्योरी मैच करेगी वो हम देखेंगे। ठीक है, तो हमारा डी लॉग बैटरी लो तो फेल हो गया एट लो टेम्परेचर पे। अब हम देखते हैं क्वांटम थ्योरी। जो क्वांटम थ्योरी जो लैटिस के लिए थी वो दो लोगों ने दी थी, आइंस्टीन ने और डिवाई ने। तो आइंस्टीन थ्योरी को देखते हैं हम। तो इस क्वांटम थ्योरी में आइंस्टीन ने एटम को क्या कंसिडर किया, एक क्वांटम ऑसिलेटर कंसिडर किया। लेकिन फिर भी जो आइंस्टीन की थ्योरी थी स्पेसिफिक हीट को एट हाई टेम्परेचर पर तो एक्सप्लेन करती है, लेकिन एट लो टेम्परेचर पर ये फेल हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो स्पेसिफिक हीट होती है वो इस तरह से टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। स्पेसिफिक हीट इज प्रोपोर्शनल टू ई की पावर में माइनस का क्यू ई बाई टी, जहाँ पर क्यू ई आइंस्टीन टेम्परेचर है और कितना होता है एच क्रॉस ओमेगा अपॉन में के बी। ठीक है, तो एट हाई टेम्परेचर पे क्या होगा, टी की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी तो ये क्या बन जाएगा, एक इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ई की पावर में माइनस इनफाइनाइट कितना होगा, 0। तो ऑलमोस्ट स्पेसिफिक हीट क्या होती है, कांस्टेंट रहती है। तो एट हाई टेम्परेचर पर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट रहती है, तो ये जो हमारी एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है उसको एक्सप्लेन करती है। लेकिन ये एट लो टेम्परेचर पर ये फेल हो जाती है, क्योंकि एट लो टेम्परेचर पे स्पेसिफिक हीट इस तरह से वैरी कर रही है, बल्कि हमारी स्पेसिफिक हीट या तो इस तरह से होनी चाहिए या फिर इस तरह से होनी चाहिए। तो फॉर लैटिस स्पेसिफिक हीट कितनी होनी चाहिए, टी की पावर क्यूब होनी चाहिए, लेकिन ये इस तरह से वैरी कर रही है, तो इसलिए ये फेल हो जाती है एट लो टेम्परेचर पर। ठीक है, सो इस क्वांटम थ्योरी में डिवाई ने एटम्स को एक कपल्ड सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर कंसीडर किया। ऑसिलेटर है इसका मतलब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी तो होगी, ठीक है। कपल्ड है इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है वो फिक्स नहीं होगी, मतलब फ्रीक्वेंसी 0 टू इनफाइनाइट या फिर 0 टू फाइनाइट तक वो वेरी करेगी। और यहाँ पर हमने इन्होंने मोड को भी कंसीडर किया क्योंकि सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है। ठीक है, तो डिवाई की जो थ्योरी है वो वैलिड रहती है लो टेम्परेचर पे और हाई टेम्परेचर पे। तो लैटिस के लिए जो स्पेसिफिक थ्योरी दी थी उसमें जो मोस्ट वैलिड थ्योरी है वो डिवाई की थ्योरी है, क्योंकि वो दोनों टेम्परेचर पे सेटिस्फाई करती है। ठीक है, तो लो टेम्परेचर पर जो स्पेसिफिक हीट होती है वो 12 N KB टी की पावर में क्यूब थीटा डी पाई की पावर 4/5 होती है। इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज प्रोपोर्शनल टू टी क्यूब होती है। ठीक है, और एट हाई टेम्परेचर पर कांस्टेंट रहती है और कितनी रहती है, 3R रहती है। तो डिवाई थ्योरी सक्सेसफुल एट दी लो टेम्परेचर एंड दी हाई टेम्परेचर। मतलब एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट जो था CV equals to 3R for the high temperature और CV is proportional to T cube at low temperature पे ये सेटिस्फाई करती है कौन सी, डिवाई थ्योरी। ठीक है, अब यहाँ पर डिवाई ने मोड्स की बात की थी, तो हम डेंसिटी ऑफ मोड देखेंगे कितना होता है, डी न्यू कितना होता है 4πV न्यू स्क्वायर डी न्यू अपॉन VS होता है। यहाँ पर V होता है एक वॉल्यूम, VS होता है स्पीड और न्यू होता है हमारी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो 4πV अपॉन VS न्यू स्क्वायर अपॉन डी न्यू, इस तरह से आप फॉर्मूला याद रख सकते हो कि ये फ्रीक्वेंसी पर न्यू स्क्वायर से डिपेंड करता है। ठीक है, अब हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी देखते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए। तो दो लोगों ने थ्योरी दी थी, क्लासिकल थ्योरी दी थी ड्यूब ने और क्वांटम थ्योरी दी थी सोमरफेल्ड ने। तो ड्यूब थ्योरी इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रही थी, तो यहाँ पर हम इसकी सिर्फ मॉडल को देखेंगे। तो ड्यूब मॉडल क्या बोलता है, यहाँ पर उन्होंने ड्यूब ने जो इलेक्ट्रॉन की बात की थी वो बोला था कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। कि फ्री है तो एक तरह से गैस की बात की थी, फ्री इलेक्ट्रॉन एज ए गैस की तरह बिहेव करेंगे। तो यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल को उन्होंने दिया था, मतलब हम यहाँ पर एक तरह से गैस की बात करेंगे, थर्मोडायनेमिक्स की बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो 0 कंसीडर की थी, तो टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी। यहाँ पर क्योंकि क्लासिकल थ्योरी है तो जो स्टैटिस्टिक को फॉलो किया गया था वो मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्टैटिस्टिक को फॉलो किया गया था। यहाँ पर उन्होंने सिग्मा और ई का जो रेशो होता है उसको कांस्टेंट बताया। तो सिग्मा क्या होता है, कंडक्टिविटी, और क्या होता है, थर्मल कंडक्टिविटी। तो सिग्मा अपॉन की का जो रेशो उन्होंने बताया वो कांस्टेंट बताया था, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कांस्टेंट की एक वैल्यू दी थी उन्होंने, लेकिन आप इसको कांस्टेंट याद रख सकते हो। कि ये फेल हो गई थी, इसमें एक्सप्लेन नहीं किया था काफ़ी चीज़ों को। ठीक है, स्पेसिफिक हीट को वो अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, जो हमारा एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, रेजिस्टिविटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, और ससेप्टिबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी है तो वो कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, इनको इनकी डिफरेंस को इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया था, तो ड्यूब मॉडल फेल हो गया था।
लेकिन आपको याद रखना है ड्यूड मॉडल एक फ्री इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल है जहां पर उन्होंने मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक को फॉलो किया था। ठीक है, सो इस क्वांटम थ्योरी में सोमरफेल्ड ने जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको फ्री इलेक्ट्रॉन कंसीडर किए हैं। देखो हम स्पेसिफिक हीट ऑफ कैपेसिटी निकाल रहे हैं इलेक्ट्रॉन के लिए, तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स है क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। सोमरफेल्ड ने जो स्टैटिस्टिक यूज की है वो है फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक, क्योंकि क्वांटम थ्योरी है यहाँ पर फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक आएगी। हमको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फर्मियॉन्स होते हैं, तो यहाँ पर जो स्टैटिस्टिक होगी फर्मी डिराक की होगी। इसी वजह से जो ड्यूड मॉडल है वो फेल हो गया था क्योंकि उन्होंने मैक्सवेल को यूज किया था। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो फ्री तो है, फ्री इलेक्ट्रॉन कंसीडर किए तो फ्री तो है, लेकिन वो सिस्टम के अंदर ही रहेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, एक 1D पोटेंशियल बॉक्स क्रिएट हो जाएगा कि बाउंड्री पर पोटेंशियल इनफाइनाइट है और अंदर क्या पोटेंशियल 0 है। तो 1D बॉक्स यहाँ पर उन्होंने कंसीडर किया है क्योंकि क्वांटम थ्योरी है। क्योंकि ये फर्मियॉन्स है तो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ही फॉलो करेंगे। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो थ्योरी है वो सक्सेसफुल रहेगी फॉर द इलेक्ट्रॉन्स इन दी सॉलिड। ठीक है, तो सबसे पहले हम ड्यूड मॉडल के थ्रू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी देखते हैं। हमें पता है ड्यूड मॉडल एक फ्री गैस मॉडल है, फ्री इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल है जहाँ पर हमने इलेक्ट्रॉन को गैस माना है। तो वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0 है। जो भी हमारी टोटल एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी और कितनी होगी, हाफ kT के बराबर अकॉर्डिंग टू द इक्विपार्टीशन लॉ। क्योंकि हमने मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक फॉलो किया है तो यहाँ पर इक्विपार्टीशन लॉ लगेगा। कितना होगा, हाफ kT होगी हमारी एनर्जी। यदि हम CD पे बात करते हैं तो टोटल एनर्जी या फिर काइनेटिक एनर्जी जो होगी हमारी कितनी होगी, 3/2 kT। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, del/del T। यहाँ पर E की वैल्यू हम 3/2 kT रख देंगे, डिफ्रेंशिएशन कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू T, तो कितना आएगा स्पेसिफिक हीट 3/2 K। और 1 मोल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी आएगी, 3/2 R। तो ड्यूड मॉडल के अकॉर्डिंग जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो कितनी होती है, कॉन्स्टेंट होती है। ठीक है, अब हम सोमरफेल्ड मॉडल के थ्रू देखते हैं। देखो हमें पता है जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फर्मियॉन्स होते हैं और वो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक को फॉलो नहीं करते हैं। तो मतलब ये ड्यूड मॉडल के थ्रू जो स्पेसिफिक हीट आई है वो सही नहीं है, इसलिए हम सोमरफेल्ड मॉडल के थ्रू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी देखते हैं। ठीक है, अब हम सोमरफेल्ड की अकॉर्डिंग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी देखते हैं। सोमरफेल्ड ने फर्मी डिराक के स्टैटिस्टिक को फॉलो किया था। यहाँ पर जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आती है वो एक रेशो से मल्टीप्लाई होती है। वो रेशो क्या है, kBT/EF। यहाँ पर जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आती है इलेक्ट्रॉन के लिए वो 3/2 R ना आके 3/2 R मल्टीप्लाई में kBT/EF करेंगे, ये रेशो करेंगे। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है इलेक्ट्रॉन की वो इस प्रोपोर्शनल होती है T की। कि जो हमने इनिशियली देखा था कि जब भी हमारे मेटल्स की बात करते हैं या फिर हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं वहाँ पर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज प्रोपोर्शनल टू T होती है। और यदि हम लैटिस की बात करते हैं या एटम की बात करते हैं वहाँ पर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज प्रोपोर्शनल टू T³ होती है। ठीक है, तो इस तरह से सोमरफेल्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो CV कितना होता है, प्रोपोर्शनल टू T आता है। ठीक है, तो आपको ये याद आता है सोमरफेल्ड ने ये वाली बात बोली थी। ठीक है, अब हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी देखते हैं इलेक्ट्रॉन और लैटिस दोनों के कॉम्बिनेशन से। अभी तो हमने अलग अलग पढ़ा था, हमें पता है जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दोनों के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनी होती है। ठीक है, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इलेक्ट्रॉन की वजह से कितनी होती है, डिपेंड करता है T पे। हम प्रोपोर्शनल T साइन हटा देंगे तो CV इक्वल्स टू क्या होगा, अल्फा T। और लैटिस की वजह से होती है वो T³ की वजह से होती है, तो हम यहाँ पर कर देंगे प्लस की बीटा T³, जहाँ अल्फा बीटा क्या हमारी कांस्टेंट है। ठीक है, सो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, अल्फा T प्लस बीटा T³। यहाँ पर अल्फा T डिपेंड कर रहा है ड्यू टू है इलेक्ट्रॉन की वजह से और बीटा T³ है ड्यू टू दी लैटिस और एटम की वजह से। ठीक है, यहाँ पर यदि हम बात करते हैं तो एट हाई टेम्परेचर पे क्या होगा, जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होगा तो T³ की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डिपेंड करेगी किस पे, T³ पर। और एट लो टेम्परेचर पे हमें पता है T³ की वैल्यू कम हो जाएगी क्योंकि टेम्परेचर बहुत लो है, तो T डोमिनेट करेगा। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डिपेंड करेगी इस पे T पे। तो आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है। जनरल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है अल्फा T प्लस बीटा T³। लेकिन एट हाई टेम्परेचर पे बात करते हैं या फिर रूम टेम्परेचर बात करते हैं तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है T³ के प्रोपोर्शनल। और वैसे ही यदि हम लो टेम्परेचर पे बात करते हैं तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है T के प्रोपोर्शनल। ठीक है, यदि आपको टेम्परेचर दे रखा है, इलेक्ट्रॉन लैटिस की बात नहीं की हुई है तो। यदि सिर्फ इलेक्ट्रॉन की बात की हुई है तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डिपेंड करेगी T पर। और एटम पे बात की हुई है तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डिपेंड करेगी इस पे T³ पे। ठीक है, टेम्परेचर से रिलेटेड भी आपको ध्यान रखना है और लैटिस और इलेक्ट्रॉन की वजह से भी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का जनरल फॉर्मूला देखते हैं। देखो ये वाला फॉर्मूला आपको कब यूज करना है, जब आपको एनर्जी और मोमेंटम के बीच में रिलेशन गिवन हो। कैसे अप्लाई करते हैं वो देखते हैं।
तो यदि आपको एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन इस तरह से गिवन है, क्या E इज प्रोपोर्शनल है P की पावर S के, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी टेम्परेचर पर किस तरह से डिपेंड करेगी? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी प्रोपोर्शनल होगी T की पावर में D अपॉन S, जहाँ पर D क्या है? डायमेंशन, और S क्या है? पावर। तो यदि आपको डायमेंशन गिवन है कि 1D में है, 2D में है, 3D में है, तो आपको 1 2 3 यहाँ पर पुट करना पड़ेगा, और S क्या होगी? इसकी पावर। तो यदि आपको E इज प्रोपोर्शनल टू P की पावर 1 आता है तो आपको S की जगह 1 पुट करना है। E इज प्रोपोर्शनल टू P की पावर 2 आता है तो यहाँ पर आपको 2 पुट करना है, ठीक है। या फिर आपको फोटोन और बोसोन के बारे में दे सकते हैं। ये ऐसे बोल सकते हैं कि हम फोटोन की बात कर रहे हैं और वहाँ पर आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पूछेंगे, तो वहाँ पर इनडायरेक्टली आपको क्या बोल रहे हैं? वो P की पावर 1 बोल रहे हैं। फोटोन के लिए S क्या होता है? 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको S की पावर 1 पुट करना पड़ेगा। और यदि आपको वो बोसोन के बारे में बोल रहे हैं, इसका मतलब वो बोल रहे हैं E इज प्रोपोर्शनल है P की पावर 2, तो वहाँ पर आपको S की पावर S इक्वल्स टू 2 पुट करना पड़ेगा। या तो आपको रिलेशन गिवन होगा या फिर आपको बोसोन ऑफ फोटोन बोल देंगे। तो फोटोन के लिए S1 होगा और बोसोन के लिए S2 होगा, आपको याद रखना है, ठीक है। और डी डायमेंशन तो आपको गिवन होगा। तो ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है फॉर द स्पेसिफिक हीट। नेट में काफी क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, ठीक है।